Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies. Silence, lights, sound, camera, action. दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आज हमारे साथ हैं बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जाने माने सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी जी। धर्म जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें पिछले एपिसोड में आपने की थी और अलग अलग फिल्मों की शूटिंग से जुड़े किस्से बताए थे। यहाँ शुरुआत करते हुए मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि दूरदर्शन के जमाने में एक बड़ा चर्चित सीरियल आया था कहकशां, जिसकी सिनेमेटोग्राफी आपकी थी। इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी यादें हमारे साथ बांटिए जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, कहकशां एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था जो शायरों के ऊपर था जी, क्योंकि उस टाइम तक दूरदर्शन पे ऐसा कुछ प्रोग्राम आया नहीं था। तो ये सब हमने कुछ आई थिंक 6 शायर थे, उनकी लाइफ स्टोरीज के ऊपर ये सब हमने बिल्कुल। और इसमें यही था कि हमने एपिसोड जो थे वो सब रियल लोकेशन पे शूट किया हमने, हैदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, फिराक गोरखपुरी, मजाज लखनवी, बिल्कुल, मखदूम मुहिउद्दीन वगैरह थे उसमें। और आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे हमारे पास जी, सबके सब जिन्होंने जो पर्टिकुलर रोल किए। जोश मलिहाबादी के लिए परीक्षित सानी थे, इरफान खान थे मखदूम के लिए, बिल्कुल। फारूक शेख थे, फारूक शेख हजरत मोहानी के लिए थे, बिल्कुल। राकेश पांडे थे मजाज के लिए, राज जुत्सी थे, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी थे मनोहर सिंह। क्या बात है जी। हाँ, इनके साथ एक तो काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि सारे अच्छे एक्टर। लेकिन रियल लोकेशंस पर शूट, हाँ, वो टफ होता है जी, वो होता है क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे अब हम अलीगढ़ में जाके शूट कर रहे हैं, जैसे एक तो क्राउड के इश्यूज वहाँ बहुत होते हैं, फिर वहाँ मतलब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जनरेटर नहीं ले पाते, इतनी सक्रिय जगह है। हाँ, मुझे याद है उसमें एक आई डोंट नो कौन सा वाला एपिसोड था, एक था जिसमें हमको लाइब्रेरी में शूट करना। वो जो लाइब्रेरी हमने सेलेक्ट की, वो जो हमको मिली, उसके अंदर वो किताबों की अलमारियां इतनी नजदीक रखी हुई थी कि मेरे को लाइट रखने को जगह ही नहीं है। ओहो हो। और बिना लाइट के हम शूट नहीं कर सकते। और वो उस टाइम हम शूट कर रहे थे शायद हाई बैंड पे, और हाई बैंड का जो होता है उसको लाइट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है जी। तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया आप कहाँ से कैसे करेंगे। तो फिर हमने उसमें जुगाड़ किए बहुत। अच्छा, हाँ जी, हमने जुगाड़ किए उसमें कि हमने वो ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे हम सीलिंग से उसको बाउंस करते थे लाइटों को, जो अंदर आए उसके अंदर, गैलरीज के अंदर। तो इस तरह से हमने वो सब शूट किया। लोगों को देखने में ये एहसास नहीं होता कि एक डायरेक्टर ने, सिनेमेटोग्राफर ने, आर्टिस्टों ने किन हालात में काम किया होगा और कितना मुश्किल काम किया होगा। ऐसा होता है कई बार ऑडियंस जो होता है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है एक्चुअली, कहानी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को वो बेचारा देखता ही नहीं है जी। हम टेक्निकल आदमी हैं, हम जब फिल्म देखते हैं मैं हर चीज़ देख रहा हूँ जी जी, मैं एडिटिंग भी देख रहा हूँ, साउंड भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, मतलब मेरा तो दिमाग ही टेक्निकल। मेरे को अभी आजकल जब तक फिल्म ए क्लास की नहीं होती है तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कोई ना कोई फ्लॉ मिलता ही निकल आती है। लेकिन ऑडियंस के लिए बात अलग से होती है कि ऑडियंस क्या होता है ना, एक तो वो स्टोरी के साथ बेचारा चल पड़ता है, इन्वॉल्व हो जाता है, बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है वो, और ये अच्छी बात है। इनफैक्ट दिस इज अ गुड थिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम अगर आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है वो प्रोग्राम अच्छा है जी। कहकशां का आपकी नजर में सबसे यादगार एपिसोड कौन सा था, या सबसे चैलेंजिंग एपिसोड? मेरे लिए मजाज जो था मेरा बड़ा फेवरेट था। लखनऊ शूट किया होगा आपने? हाँ, मलिहाबाद जाके, मलिहाबाद में भी किया। वो जो एक हवेली है जो जहाँ पे फेमस है, बिल्कुल, जहाँ पे अपना वो श्याम बेनेगल की फिल्म भी वहाँ शूट हुई थी जी। और बहुत सारी फिल्में वहाँ शूट, बहुत सारी फिल्म वहाँ शूट हुई, फेमस है वो हवेली जी। वहाँ पे भी हमने शूट किया, फिर लखनऊ में भी शूट किया, वो पूरे बारादरी और ये वो सब काफी जगह पे जी। बहुत अच्छा, वो काफी मजेदार था वो जी। और वो उनकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। तो एक खास तरह का पैथोस है क्योंकि आखिर के दिनों में वो नशे में होते हैं और ठंड से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो ठंड, और उनकी डेथ हो जाती है। उनका एक पोर्शन हमने शूट किया था बॉम्बे में, ताज होटल में। अच्छा, हाँ, उनका वो सीन था ऐसा। वो एक्चुअली देखिए इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल जो लिखा हुआ था उसमें वैसे ही किया जी जी। वो कहानी के अंदर ही था कि गीता सिद्धार्थ ना वही थी शायद, उनके हस्बैंड जा रहे हैं बॉम्बे से अपने लंदन शिप से, तो वो उनको छोड़ने आते हैं। वो छोड़ने आते हैं तो जब रहते हैं वो ताज होटल में रहे थे, तो हमने ताज होटल में ही शूट किया जी। हमने बड़ी मुश्किल से परमिशन ली
और वो ताज होटल में ही हमने शूट किया सीक्वेंस, और बहुत अच्छा सीन है वो होता क्या है वहाँ पे, वो पहली बार उनको रियलाइज होता है कि शी इज़ फॉलिंग इन लव विद मजाज आल्सो। तो वहाँ जब सीन है एक्चुअली वो उनको छोड़ के आ गया है, वो विंडो पे खड़े हुए हैं, सीक्वेंस है ऐसे 2 हाथ हैं विंडो पे, और आहिस्ता से उसका हाथ टच होता है लड़की के, और लड़की हाथ हटा लेती है। अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है उसको, तो सडनली शी रिमेंबर्स कि आज मजाज का बर्थडे है। ओके। तो वो बोलती है अरे मजाज आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्या क्या करना चाहोगे? तो मजाज कहता है कि मैंने शैम्पेन कभी नहीं पी। तो हम कट टू दिखाते हैं कि वो अपना शैम्पेन पी चुके हैं, और रात में उसी सोफे में ही एक तरफ वो सो जाता है, एक सोफे पे एक तरफ ये सो जाती है। हाँ हाँ। सुबह नींद खुलती है, देखता है वो सोई हुई है, ही इज ऑल्सो फॉल इन लव विद हर। तो एक वो टिश्यू पेपर उठाता है और उस पर वो एक शेर लिखता है उसके लिए जी। शेर लिखने के बाद में वो उसको छोड़ के दरवाज़ा खोलता है और बाहर चले जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद करता है तो लड़की की नींद खुलती है। वो उठती है, देखती है कि वो चला गया है, और टिश्यू पेपर पे वो शेर लिखा है उसकी तारीफ में। क्या बात है। वो जब पढ़ती है तो फिर वो अपने आप को सोचती है कि क्या हो रहा है मुझे। ब्यूटीफुल सीक्वेंस। क्या बात है। मुझे फॉलिंग इन लव, हाउ इट इज रिटन, कि एक फीलिंग आ रही है अंदर के उसके अंदर कि हाउ दे आर फॉलिंग फॉर ईच अदर। ये दूरदर्शन के जमाने का सीरियल कहकशां, और जगजीत सिंह का संगीत था। हम आपको सुनवाते हैं मजाज की नज्म, शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती रोशनियों के बीच आवारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत ए दिल क्या करूं। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, ये पहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल
क्या करूं ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल क्या करूं। मजाज की बात आपने कर ली, कहकशां की बात की। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ और फिल्मों की बात की जाए, जैसे कि आपकी एक फिल्म है टिंग्या, मराठी फिल्म है, बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएटेड और बहुत ही ज्यादा अवार्डेड फिल्म है। इसके बारे में बताइए। हर फिल्म के पीछे एक कहानी है जी। ये फिल्म भी मेरे हाथ में कैसे आई, हमारे दोस्त है रवि राय और वो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, हम टीम अच्छा सेम टीम में ही हैं जी। तो मैं उनको रोज पिकअप करता था अपना सुबह प्रैक्टिस पे जाने के लिए। वो मेरे रास्ते में ही है, रास्ते में, तो मैं उनको पिकअप करके जाता था। हम वो अपना कलीना में जाके हम वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो रास्ते में इन्होंने मेरे को कहा, यार मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ मराठी, यार कर दो मेरे लिए, यार मेरे पास बजट नहीं है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि रवि राय टेलीविजन की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम हैं और उन्होंने कुछ बड़े नामचीन सीरियल्स बनाए हैं। और उनके छोटे भाई अभी बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, आनंद राय। आनंद एल राय। हाँ जी। अब मैंने उनको बोला, देख मैं फिल्म जब तक कहानी मुझे समझ में नहीं आती मैं नहीं करता हूँ। तो बोले नहीं मैं वो कहानी सुनी है मैंने अच्छी, मैं डायरेक्टर को आपके घर पे लेके आता हूँ, आपको सुना देता हूँ शाम को। जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो शाम को वो एक यंग सा लड़का लेके आ गए घर पे, मंगेश हडावले। तो मैंने उसको सुना, उसकी कहानी, मुझे लगा यार ये तो किसी किताब से अडॉप्टेड है। कहानी इंटरेस्टिंग थी। मैंने कहा ये तो किसी किताब से अडॉप्टेड है। तो मैंने उनको पूछा किसकी कहानी है ये, तो बोले यार मैंने लिखी है। हाँ, मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार लगता तो नहीं है बच्चा लगता है यार ऐसी कहानी लिख ली इसने। तो मेरे को रवि ने पूछा अच्छा लगा ना, मैंने कहा हाँ यार कहानी तो अच्छी है। तो बोले सर तो फिर चले कल चलते हैं, आपको लोकेशन दिखाते हैं। मैंने कहा कल? बोले हाँ सर वो एक्चुअली सेट पे काम चल रहा है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अरे सेट पे काम चल रहा है? फिर बोले कि नहीं आपको सुबह बताता हूँ मैं, फिर प्लान करते हैं। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो अगले दिन सुबह फिर हम जब जा रहे थे तो मेरे को उन्होंने बताया कि यार ऐसा ऐसा है कि यार ये अपना सब अपने थिएटर वाले कुछ लोग हैं लेके आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा एक आदमी यूनिट में रहे, तो इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहानी अच्छी है। तो हम गए, लोकेशन था एक जुन्नर नासिक के पास जगह है। जी बिल्कुल। वहाँ गए हम। तो वहाँ उस सेट पे काम चल रहा था, तो थोड़े बहुत चेंजेस मैंने उस सेट पे बताया अपनी लाइटिंग के हिसाब से कि मैंने कहा मेरे को, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि बजट ज़्यादा नहीं है, लाइटें वाइटें ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो फिर ये होता कि मैं लाइट कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने फिर उनको बोला कि भैया मेरे को हर दीवार में एक एक विंडो दे दो ताकि मैं बाहर से रिफ्लेक्टर या जो कुछ भी करके वो कुछ अपना काम कर सके, हम नेचुरल लाइट से काम हो जाएगा। तो इस तरह से वो फिल्म हमने जाके वहाँ शूट की और लकीली वो इतना हो गया कि जो 25 दिन का शेड्यूल था वो 18 दिन में ही हमने खत्म कर दिया। और वो फिल्म को ऑलमोस्ट आई थिंक 48 अवार्ड्स मिले हुए हैं अभी तक, और नेशनल अवार्ड इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड। वो बच्चा था जो बच्चे को नेशनल अवार्ड भी मिला उसमें, और स्टेट अवार्ड, और बाहर भी काफी फेस्टिवल में भी गई वो फिल्म। जी। तो इट्स वेरी वेल नोन फिल्म। एक्चुअली उस फिल्म के बाद से मराठी सिनेमा का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले मराठी सिनेमा बिल्कुल वो एंटरटेनमेंट वाला वो इस तरह का ही रहता था, लेकिन ये मीनिंगफुल सिनेमा जो जिसको कहते हैं, ये उसके बाद में थोड़ा सा लोगों ने चेंज किया और उस तरह से मराठी फिल्में का ट्रेंड चेंज हो गया। बिल्कुल। ये फिल्म 2006 में आई थी। जी। इसकी बातें हमने की, और चूंकि बातों के बीच बीच में गाने होने बहुत जरूरी हैं, तो यहाँ कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं? शशि कपूर का गाना ले लें? बिल्कुल लेते हैं। स्केटिंग वाली क्या फिल्म था वो अपना शर्मिला टैगोर के साथ में, आ गले लग जा। आ गले लग जा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही
मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। धर्म गुलाटी साहब, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके, और बहुत अलग अलग फिल्मों की बातें यहाँ हम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि रोड टू संगम एक फिल्म आपने की है जो इलाहाबाद में शूट की गई, और ये भी वेल अवॉर्डेड फिल्म है। सारी दुनिया के फिल्म फेस्टिवल्स में जाके और प्रतियोगिताओं में जाके इसने नाम कमाया है। इस फिल्म की शूट से जुड़ा हुआ कोई किस्सा हमें बताइए। इसका अगर आप देखेंगे एक सीक्वेंस है लास्ट में जी, जहाँ पे वो विसर्जन के लिए उनकी महात्मा गांधी की अस्थियों को लेके जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम वहाँ ये हुआ कि हमको ये चाहिए था कि जब वो विसर्जन के लिए उस बस पे, वो ट्रक पे लेके जा रहे हैं, तो हमको साथ में क्राउड चाहिए। अब बॉम्बे में क्या होता है, मुंबई में तो इंडस्ट्री में आप जितना भी क्राउड चाहिए आप पैसे दीजिए, उनको आ जाते हैं वो। अब इलाहाबाद जैसे शहर में उतने लोग इकट्ठे फिल्मों के लिए नहीं होते हैं। तो हमने हालांकि वहाँ 500 लोगों के लिए बोला गया, 500 लोगों के लिए हमको दे दीजिए। वो जो लोकल कोऑर्डिनेटर था वो कुछ 100 ही लोग लेके आ पाया वो। ओहो। तो अब हो गया प्रॉब्लम कि भैया आप कैसे करेंगे हम? अब 500 लोग कैसे करेंगे? हाँ, तो उसको हमको थोड़ा चीट करना पड़ा। हमने जो सीक्वेंस इस तरह से शूट किए ताकि कहीं ज़्यादा पता नहीं लगे पहले कि कितने लोग हैं। अच्छा। सडनली हाँ, हमारे साथ शुरू होता है कि पहले थोड़े से लोग हैं, फिर चल रही है भीड़, ट्रक जा रहा है, कुछ आगे से शॉट लिए, कुछ पीछे से लिए, कुछ ऐसे लिए, मतलब ऐसा ही दिखाया उसको। देन आई हैड टू यूज माई सिनेमैटिक माइंड कि अब इसको एक शॉट में तो आपको दिखाना है कि भैया भीड़ है। तो वो हमने एक ट्रिक शॉट शूट किया मैंने, जिसमें हम कहते हैं क्राउड मल्टीप्लिकेशन होता है। जी जी जी। थोड़ा ट्रिकी होता है उसके लिए फिर मैंने अपना वो मॉनिटर को पूरा एक मार्किंग दिया पहले। हाँ।
फिर वो जो क्राउड था उसको पूरा पाथ बताया कि आपको इस पाथ पे ही आना है बस। तो हमने उस क्राउड को 4 बार चलाया वहां पे जी, और मल्टीप्लाई अलग अलग जगह पे, और उसको हमने मल्टीप्लाई स्क्रीन पे जब आप वो शॉट आता है ऐसे लगता है हजारों लोग हैं वहां पे। अच्छा, एकदम से ऐसे लगता है हजारों लोग चले आ रहे हैं जी। लोग मेरे से हमेशा यही पूछते हैं, यार कैसे किया तूने? तो मैं उनको बोलता हूँ बस ये यार, मैंने बोला यही हमने सीखा है, ये हमारा काम है यही। आज सबको पता चल जाएगा कि किया कैसे। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑन द स्पॉट सिनेमेटोग्राफर को सोचनी पड़ती हैं। अचानक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको अपनी त्वरित बुद्धि से काम करना पड़ता है। देखिए यही फर्क होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि अगर आपने कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हो तो आपका फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये उसी का फायदा था, क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग ली है FTIA से, ये सब चीजें आपको वहां से सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और इसका आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ। एक लड़का था, सडनली मेरे को एक दिन फोन आया उसका, यंग बॉय, कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास ऑलरेडी असिस्टेंट हैं, मेरे पास जगह नहीं है, कहीं और ट्राई कर लो। बोले नहीं सर, आपको मिलना है मेरे से, एक बार मिल लीजिए मेरे से, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू मेरे से क्यों मिलना चाह रहा है? मैंने कहा तू मेरे को, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? बोले सर मैंने येलो पेजेस से निकाला। तो मैंने कहा भैया येलो पेजेस में तो बहुत सारे लोग दूसरे भी हैं। बोले हाँ सर मैंने 5 नंबर निकाले थे। तो मैंने फिर 5 में से मेरे को क्यों फोन कर लिया तुम? दूसरे भी है ना, तो उनको फोन कर लो, मेरे पास जगह नहीं है। बोले नहीं सर, मैंने मम्मी को फोन करके बताया तो मम्मी ने बोला इनको फोन करो। तो इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया जी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये लड़का कुछ तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरा कुछ एक सीरियल शुरू होने वाला था रमेश सिप्पी साहब का। तो उनके ऑडिशंस चल रहे थे, एक स्टूडियो था तो वहाँ हम ऑडिशन कर रहे थे। तो मैंने उसको बताया यार परसों हमारा वहाँ ऑडिशन है, तो वहाँ आ जाना। तो परसों वो पहुँच गया वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन रमेश सिप्पी साहब की मीटिंग निकल आई, वो कैंसिल हो गया ऑडिशन। लो, तो ये वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मैं तो यहाँ आ गया हूँ। तो मैंने इसको बोला कि बेटा आज तो कैंसिल हो गया, तो अभी संडे को होगा, संडे को आना। वो संडे को फिर पहुँच गया और संडे को फिर हमारा कैंसिल हो गया। ये 3 बार हुआ ऐसा। जी जी। और तीनों बारों बेचारा आ गया वहाँ पे। तो मुझे फिर लगा, मैंने कहा यार ये बच्चा सीरियस सा लगता है। तो अल्टीमेटली जब हमारा ऑडिशन चल रहा आया था, तो आया वो मिलने, मिला मैं। तो मैंने उसको पूछा तुमने क्या किया है? वो एक्चुअली कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट का कुछ रोल किया था कुछ दिल्ली के सीरियल में। तो कहता है वो बहुत पहले किया था, तो अब मेरे को करना है, कैमरामैन बनना है। मैंने कहा देख कैमरामैन जो है बड़ा टेक्निकल मामला है, इसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है, ऐसा ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है, बहुत भारी पड़ता है ये। बोले नहीं सर मैं कर लूँगा मैं। तो मैंने पूछा तुमने क्या किया, पढ़ाई वढ़ाई क्या किया? बोले मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। तो मैंने कंप्यूटर किया तो एडिटिंग में जा। तो एडिटिंग में आसान है, वहाँ तो सब कंप्यूटर का ही काम रहा है। तो नहीं सर मुझे कैमरा ही करना है। ओहो। फिर मैंने उसको बोला, मैंने अच्छा देख एक काम कर, ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मैं तुमको एज ए अप्रेंटिस रखूंगा वहाँ पे। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुमको, वहाँ का खाना पीना तुमको मिल जाएगा, लेकिन तो बोले हाँ सर कोई बात नहीं, मुझे कोई चलेगा, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़का तब मेरे साथ उसने काम करना शुरू किया। क्या बात है। 3-4 साल काम करने के बाद में उसको फिर मैंने बोला, मैंने कहा देख अब तू असिस्टेंट गिरी बहुत हो गया, तू अभी निकल दूसरी जगह अपना कुछ इंडिपेंडेंट काम रन। मैं नहीं तो जिंदगी भर तो असिस्टेंट गिरी करता रहेगा, क्योंकि आदत पड़ जाती है कि आपको पैसे मिल रहे हैं रेगुलरली, इतना काम चल रहा है तो आपको चिंता ही नहीं है कुछ करने की, आप चल रहा है भाई। मैंने बोला आप थोड़ा एम्बिशियस हो जाओ। मैंने कहा अभी एक जिंदगी भर यही तो नहीं करना ना। तो मैंने उसको बोला तू जा कुछ काम ढूंढ। तो उसको फिर एक फिल्म मिल गई। रात को एक दिन 2 बजे फोन आता है मुझे, बोले सर मेरा थोड़ा शूटिंग पे हूँ, प्रॉब्लम आ गया है। मैंने क्या हो गया? बोले सर एक वो कार सीक्वेंस था, मैंने 2 बैटरी सनगर मंगाए थे, एक बैटरी डाउन हो गया, अब मेरे पास दूसरा बैटरी है ही नहीं। तो मैंने कहा मंगा ले, बॉम्बे में तो प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी फोन करो आ जाता। बोले सर मैं SL उसके तरफ हूँ। ओहो। बहुत लंबा, और कहता है वहां तक तो सुबह हो जाएगी आते आते, मेरा सीन हो नहीं पाएगा। घबराया हुआ था बेचारे की पहली फिल्म थी। फिर मैंने उसको पूछा क्या सीक्वेंस क्या बता मुझे, और क्या शूट कर लिया तुमने? तो उसने बताया कि मैंने 2 शॉट जो है वो कर लिए, खाली क्लोजअप बचे हुए हैं मेरे। फिर मैंने उसको बताया तो एक काम कर, तू चिंता मत कर, मैंने किसी को बताना नहीं कि तेरी लाइट खत्म हो गई है। तो क्या होता है फिर वो डायरेक्टर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस खो देता है, हाँ वो पैनिक हो जाए। मैंने कहा तुम किसी को बोलना नहीं। फिर मैंने उसको बताया पोजीशन रख,
यहाँ पे लाइट रखना, आधी लाइट उसके फेस पे रहेगी और दूसरे साइड में एक थर्मोकोल रखना और आधी लाइट थर्मोकोल पे उधर बाउंस करो और थर्मोकोल से बाउंस होकर दूसरी साइड से लाइट उसके फेस पे आएगी, तो अपना शूट कर ले, चिंता मत कर, तो हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डिड इट। अब ये फर्क है, अगर वो फुल्ली ट्रेंड होता, वो मुझे फोन नहीं करने पर जरूरत पड़ती उसको, वो अपने आप कर लेता। जी 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 जी। तो ये फर्क होता है। एक फाउंडेशन आपका अगर स्ट्रांग हो तो आपको इन चीजों से डरने की प्रॉब्लम नहीं थी, कैसी भी प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो लाइब्रेरी में मेरा प्रॉब्लम हुआ, तो यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। क्या बात? क्योंकि आपका फाउंडेशन बना हुआ है, आपकी थ्योरी क्लियर है दिमाग में और आपको पता है कहां से कैसे क्या करना है मुझे। तो निकल आता है, तो निकल आता आदमी। बिल्कुल। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो एक अपनी पसंद का गाना बताइए, फिर आगे की बातें की जाएं। महल फिल्म का गाना, दुनिया वाले पूछेंगे क्या बात हुई। सुनते हैं। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं, तुम कहना इनकी आदत है, ये नैन यूं ही शर्माते हैं। तुम लोगों से ये ना कहना, सांवरिया से लागे नैना, सांवरिया से लागे नैना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। मैं तो ये प्यार
है। ये पूछेंगे वो कौन है जो छुप के सपनों में आता है। तुम मेरा नाम नहीं लेना, सर पे इल्जाम नहीं लेना, सर पे इल्जाम नहीं लेना। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। भाई गानों से आपका बड़ा लगाव नजर आ रहा है, इसका क्या राज है? भाई बचपन से ही गाने सुनते आ रहे हैं, गानों का तो शौक है। अभी भी मेरी गाड़ी में गाने हमेशा बजते हैं। मेरी गाड़ी में कम से कम 15 सीडी रखे हुए हैं जी। और मोस्टली पुराने गानों की सीडी हैं। अच्छा। और मैं ट्रैवल जब करता हूँ, मैं जहाँ बॉम्बे से पूना जाता हूँ, तो मेरे पूरे रास्ते में गाड़ी में गाने ही मेरे साथ देते हैं वो। तो गानों का शौक मुझे शुरू से ही है। लेकिन हाँ, अभी प्रॉब्लम यही है कि आजकल के लेटेस्ट गाने बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं जी। कुछ गाने ठीक होते हैं, कुछ गाने अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने ऐसे ही हैं। तो गानों का तो अभी क्या कहें, अब क्या हो रहा है। सही है। तो म्यूजिक के साथ रास्ते आसानी से कट जाते हैं। बिल्कुल। सिनेमेटोग्राफी की दुनिया में आपके गुरु कौन रहे हैं और उनसे जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा बताइए। देखिए, हमारे गुरु बेसिकली तो हमारे जो टीचर एफटीआई में थे वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। बिल्कुल, वहां से आए और फिर हमारे जो टीचर थे वो सबसे पहले गुरु हमारे वही थे जी। उसके बाद में जब हम बॉम्बे में आए तो यहाँ पे हमने वैसे मनमोहन सिंह के साथ काम किया, ज्ञान साय के साथ काम किया, जी। शोक मेहता के साथ काम किया, ये और उसके अलावा हम दूसरों का काम देख के जी वो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई दिलचस्प घटना बताइए। अब आपको बताते हैं, हम एक घटना है जब मैं असिस्टेंट था एक्चुअली। जी। ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर, शशि कपूर, राजीव कपूर एंड मंदाकिनी। रविंद्र पीपट उसके डायरेक्टर थे जी। और हम गए थे शूटिंग मनाली में करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ एक्चुअली मनमोहन सिंह कैमरामैन थे, वो आ नहीं पाए क्योंकि उनका कोई दूसरा शूट था। तो उनके असिस्टेंट थे हरमीत सिंह, वो आए थे। वो और मैं दोनों थे वहाँ पे। अब हरमीत सिंह क्या है, वो वही हाल है उनका, वो इंडस्ट्री ट्रेंड है, वो फाउंडेशन वाले नहीं है वो जी। तो एक सीन था जो बताया उन्होंने कि पीछे कैंप फायर है, वो क्लब में शूट कर रहे थे और एक थोड़ा सा लव मेकिंग टाइप ऐसा वाला सीन था कुछ। अब मैंने एक फिल्म देखी हुई है ब्लैक एंड वाइट जापानीज, जी। बहुत अच्छी फिल्म है ब्लैक एंड वाइट में। उसमें एक सीक्वेंस है जो बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है। वल्गर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन ब्यूटीफुली पिक्चराइज है। वुमेन ऑफ द ड्यून्स। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये मिलता जुलता वैसा सीक्वेंस है, इसको वैसा ही कुछ लाइटिंग करते हैं हम। जी जी। तो मैंने वो लाइटिंग किया, उसको बड़ा एक रिम लाइट दिया उसको, और कुछ नहीं, पीछे वो फायर प्लेस है और वो दिख रहा है और एयर फोरग्राउंड है, बाकी सब सिल्वर ब्लैक में है। सिर्फ कंटूर ऑफ द बॉडीज दिख रही हैं वो रिम लाइट की वजह से। अब हरमीत सिंह जी हमारे जो हैं वो मेरे को यार बहुत डार्क लग रहा है यार थोड़ा सा लाइट बढ़ा दे। वो ऐसा करते करते हमने फिर वो लाइट बढ़ा दी उसकी, क्योंकि अब मैं एज ए असिस्टेंट था, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, बॉस मेरा है वो। तो वो मैं चाहता, अगर मैं होता तो मैं अपने ढंग से करता उसको, मेरे को उसमें उसके चेहरे दिखाने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो ये फर्क हो जाता है थोड़ा सा। हर व्यक्ति की अपनी एक क्रिएटिविटी। हाँ, एक अपना है उसका। यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो अब बताइए कि आपकी लिस्ट में अगला गाना कौन सा है? मेरी लिस्ट में अगला गाना होगा दिलीप साहब का उड़न खटोला। बिल्कुल, सुनते हैं ये गाना। संभल कर खेलना दरिया से मौजों की रवानी में, जलेंगे दिल हजारों, आग लग जाएगी पानी में। ना तूफान से खेलो, ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो। ना तूफान से खेलो, ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो।
न तूफान से खेलो। ये कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे, ये कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे, लगा दो मोहब्बत की नैया किनारे, नैया किनारे। चलो दिल की दुनिया में संग संग हमारे, संग संग हमारे। मिला है जो रास्ता तो मंजिल पे खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो, न तूफान से खेलो। लगी दिल की पानी से बुझ न सकेगी, लगी दिल की पानी से बुझ न सकेगी। जहाँ तक बुझाओगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। न सोचो कि दुनिया हमें क्या कहेगी, हमें क्या कहेगी। मोहब्बत है मुश्किल तो मुश्किल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो, न तूफान से खेलो, न साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो, न तूफान से खेलो। धर्म गुलाटी साहब, फिल्में डायरेक्टर का मीडियम कही जाती हैं, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं उनका योगदान कम नहीं होता है। कई बार शूटिंग पर ऐसी चीजें अटक जाती हैं कि टेक्निकल लोग नैया पार लगाते हैं। ऐसा बार बार आपके साथ होता रहा होगा, तो कोई वाकया हमारे साथ बांटिए। अभी से कई बार क्या होता है, आप एक लोकेशन पे गए हुए हैं और डायरेक्टर को चाहिए ट्रैक शॉट जी, लेकिन ट्रैक उस दिन ट्रॉली में बुलाया नहीं गया था, मतलब रिक्वायरमेंट में नहीं था, तो ट्रैक तो है ही नहीं। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे आप? तो प्रॉब्लम आ जाती है जी। तो उसके लिए फिर आपको जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो जुगाड़ फिर ऐसा ही होता है कि आप अपना एक चादर मंगाइए, फ्लोर पे बैठा दीजिए उसको, आप बैठ जाइए कैमरा लेके, और किसी को बोलिए उसके साथ साथ चादर को खींचेगा वो पीछे तो आपका वो ट्रैक शॉट हो जाता है। ऐसी जुगाड़ें भी करनी पड़ती ऐसी जुगाड़ें भी करनी पड़ती हैं। ओ हो। क्योंकि क्या होता है ना, अभी ऑन द स्पॉट किसी को आइडिया आ गया कुछ, अभी डायरेक्टर का तो कुछ पहले तो कुछ प्लानिंग ऐसे होता नहीं है, ऑन द स्पॉट ही होता है। आप लोकेशन पे आए, आपने देखा क्या करना, अब लगा यार यहाँ एक ट्रैक शॉट मिल जाता तो अच्छा था यार। अब वो मिल जाता, भाई हमने तो पहले बोला था आपको, एक तो जगह नहीं है कहाँ पे ट्रैक, बोले यार कुछ करना है यार, करना यार जब होता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर आपको फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, जैसे अभी आर्या पार के किस्से के टाइम बताता हूँ मैं। आर्या पार के लिए जब हम शूट करने जाने वाले थे, तो वो जोधपुर पैलेस में हमारा वो जो था शूट था मेन पूरा। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला, मैंने चलो रैकी करके आते हैं। तो बोले यार कहाँ रैकी करने जाएगा, उनके पास फोटो है, मैं वहाँ से फोटो मंगा लेता हूँ, तो फोटो देख ले। ठीक है, तो फोटो आ गए। फोटो देखने के बाद मैंने अपना राइट रिक्वायरमेंट दे दिया, क्योंकि बहुत बड़ा पैलेस है वो तो, बिल्कुल बहुत बड़ा है वो तो, बहुत बड़ा है। जब वो लाइट रिक्वायरमेंट गई तो प्रोडक्शन वाले सारे घबरा गए कि अरे यार ये तो 2 ट्रक की लाइट जाएगी 2 जनरेटर जाएंगे जी, यार ये तो बहुत भारी पड़ेगा, हाँ। इतने लाइट बॉयज हो जाएंगे तो और कैसे होगा। तो मेरे को डायरेक्टर साहब का फोन आया, केतन साहब बोल रहे हैं मुझे कि यार धर्म कुछ करना है यार, ये तो बहुत भारी पड़ रहा है। तो मैंने कहा यार आपकी लोकेशन ऐसी है, मैं क्या करूं। पूरा का पूरा इतना बड़ा महल पहाड़ी पर बना हुआ, मैं क्या करूं जी। तो अब वही होता है कि प्रोड्यूसर के ऊपर वो जो पैसे का चक्कर रहता है ना, वो थोड़ा सा भारी रहता है हमेशा जी। तो वो खुद प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के, तो उनको लगा यार नहीं यार कुछ कर यार, तो एक काम करते हैं, देख हम वो पूरा ऐसे शूट नहीं करेंगे, हम लोकेशन छोटी छोटी करके ना वैसे शूट कर लेंगे हम तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम कर दे तू जी। तो अल्टीमेटली मैं समझ गया, मैंने कहा यार देखो ऐसा है, ठीक है तुम बताओ अब तुम्हारे को कितने लाइट बॉयज चाहिए, और मैं उसी हिसाब से लाइट पर रखाता हूँ।
तो उन्होंने बता दिया कि यार ये 20 की जगह 10 कर दो इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 10 के हिसाब से मैंने फिर अपना लाइट रिक्वायरमेंट कम कर दिया। चले गए हम वहाँ पे। अब होता क्या है वहाँ पे, वह डायरेक्टर को छोड़ो, कैमरामैन भी क्रिएटिव है, उसका भी था कि यार सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल। अब मैं वहाँ गया तो मुझे अब लगता है कि यार ये लॉन्ग शॉट बहुत अच्छा लग रहा है यार। अब मैं लाइटिंग कर रहा हूँ, लाइटिंग का पता लगा सब लाइटें खत्म हो गई, एक लाइट भी नहीं है एक्स्ट्रा। मैं पूछ रहा हूँ यार एक बेबी दे दो यार, कोई है? नहीं है सर, सब लग गया, सब लग गया। बोले अब मेरे को ये चॉइस करनी है कि मेरे को अब कौन सा एरिया प्रायोरिटी है, ये वाला इसको बेटर करना है या उसको बेटर। तो उसकी लाइट वहां से हटा के मैं इधर लगाऊंगा कि चल यार ये बेटर हो जाए, चल ठीक है यार। तो ऐसी सिचुएशन होती है और उस हिसाब से मौजूदा रिसोर्सेज में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और उसमें मैंने ये देखा है कि आपका फिर क्रिएटिव माइंड ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि नहीं तो आपके पास लाइटें ज़्यादा होना तो आप फिर लगाते रहते हैं। ऐसे काम में फिर आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा के सोचना पड़ता है। कई बार दूसरे सिनेमेटोग्राफर्स की फिल्में देखकर भी हैरत होती होगी, तो कुछ ऐसी मिसालें हमें बताइए जो बहुत खूबसूरत शॉट हैं, गाने या फिल्में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं एज ए सिनेमेटोग्राफर, दूसरों का काम। देखिए संतोष शिवन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है जी। उसकी कोई भी फिल्म देख लीजिए जी। वो तो अब खुद डायरेक्टर भी हो गया। उसकी आप फिल्में देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल अलग ही करता है कुछ। जैसे मणिरत्नम की फिल्म, मणिरत्नम की फिल्में आप देख लीजिएगा, कोई भी देख लीजिए, बहुत अच्छी करता है। उसके अलावा उसने एक अपनी खुद फिल्म की है, डायरेक्ट की है उसने, छोटी फिल्म है वो, बहुत अच्छा शूट किया, जंगल में शूट किया, आउटडोर में, बहुत अच्छा शूट किया उसने, बच्चों की फिल्म जो है। हाँ। फिर अभी अब सुदीप चटर्जी को देखिएगा, वो भंसाली की फिल्में करता है जी। अब उसको वो जिस तरह के सेट मिलते हैं लाइट अप करने के लिए, कमाल है। अब ब्लैक देखिए, ब्लैक में कितना अच्छा काम है जी। आप ये बाजीराव मस्तानी देखिएगा, एकदम भव्य। बिल्कुल जी। अब विनोद प्रधान है, उनका काम देखिए आप, बहुत अच्छा काम देखिएगा आपको। किरण देवहंस से उनका जोधा अकबर देखिए आप। बिल्कुल। जो है आप दूसरों के भी काम उनके, हमको उससे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक का क्रिएटिविटी थोड़ा अपना अलग ही होता है। जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये
खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर हैं गमगीन वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारे दिल में खिजा, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। हिंदुस्तानी फिल्में और विदेशी फिल्में, इनकी जब आप तुलना करते हैं तो क्या बात जहन में आती है? देखिए, एक तो तुलना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा सा हमारे यहाँ काम अच्छा होना लग गया है जी। हम कंपेयर कर सकते हैं, पहले नहीं होता था। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, हमारे यहाँ लैब्स उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि लैब्स में मेरे को लगता है जो हम केमिकल यूज करते थे वो इतने प्योर नहीं होते थे। उसकी वजह से वो फिल्म का जो लुक था, जो हॉलीवुड की फिल्मों में आता था, हमारे यहाँ नहीं आता था। लेकिन अभी डिजिटल के आने के बाद में वी कैन कैच अप विद देम, वी कैन डू वर्क लाइक दैट। आप अभी बाहुबली को देखिए जी, बाहुबली आप किसी भी हॉलीवुड की फिल्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उतना अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमारे कैमरामैन इंस्टीट्यूट से ही हैं, सेंथिल, ही डज वेरी गुड वर्क। अब उसकी एक फिल्म RRR, बहुत अच्छा काम है उसमें भी उसका। तो वो अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हॉलीवुड जैसा काम है। क्योंकि एक तो क्या हो गया, अभी इनफैक्ट हॉलीवुड के लोग भी यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स करने के लिए इंडिया में आते हैं, तो इतना कुछ चेंज हो गया है अभी, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी है कि अभी हम वी आर कैचिंग अप विद देम। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा आने के बाद सिनेमेटोग्राफी मुश्किल हो गई है या आसान हो गई है? दोनों ही हैं। देखिए, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है तो आपके लिए आसान हो जाता है, और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आपको मुश्किल लगता है। क्योंकि क्या हो गया है कि जो लोग फिल्म से आए हैं उनको डिजिटल में ट्रांसफ़र होने में वक्त लगा। कुछ लोगों ने जल्दी कर लिया, कुछ लोगों को नहीं हुआ। इसलिए कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं हमारे इंडस्ट्री में जो काम से बाहर हो गए हैं, बिकॉज दे कुडंट अपडेट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। वो अडाप्ट नहीं कर पाए, वो तो नहीं कर पाए, तो अब उसका कुछ चॉइस नहीं है अभी, तो काम उनके हाथ से निकल गया। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो तो इसी पे ही सीख के आ रही है जी, तो उनको फ़ायदा होता है, तो उनके लिए आसान है ये सब जी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही उसी पे है। तो ये फ़र्क है, तो दोनों हैं उसमें, कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। क्या कभी ये लगता है कि फिल्म का जो सारा क्रेडिट है वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स ले जाते हैं, या किसी हद तक राइटर, थोड़ा क्रेडिट जो है वो लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर को भी मिल जाता है? जी बिल्कुल, और सिनेमेटोग्राफर जो है वो पर्दे के पीछे रह जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली कैमरामैन जो होता है, ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का जो विजन है वो कैमरामैन के हेल्प की वजह से ही स्क्रीन पे आता है, लेकिन कैमरामैन को क्रेडिट नहीं मिलता है। ये थोड़ा सैड सिचुएशन है, क्योंकि जनता समझती नहीं है इन चीज़ों को। जनता को ये समझना चाहिए, क्योंकि बहुत काम होता है कैमरामैन का। जब तक मैं आपको बताता हूँ, सेट के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कैमरामैन का है। अब काम कैसे शुरू होता है मैं बताता हूँ। अब आप सेट पे जाते हैं, डायरेक्टर ने आपको सीन बताया कि ये सीन है और ये पहला शॉट है, आप इसकी लाइटिंग कर लीजिए।
ठीक है। जैसे ही लाइटिंग तैयार होती है, जब हम लाइटिंग कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट अपना रेडी हो जाता है मेकअप वेकअप करके, ठीक है। वो अपनी लाइन वाइन याद कर ली उन्होंने। जैसे ही हमारा लाइटिंग रेडी होता है, हम बोलते हैं हाँ भाई आर्टिस्ट बुलाओ। आर्टिस्ट सेट पे आता है, उनकी रिहर्सल होती है 1-2, उनके बाद टेक, ठीक है। हमारा काम चल रहा है अभी। ड्यूरिंग द टेक ऑल्सो हम वी आर केयरफुल कि कहीं कोई लाइट बंद नहीं हो जाए, किसी का बल्ब फ्यूज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और किसी ने कुछ हिला दिया, कुछ हिल गई लाइट, तो ये सब आपको देखना है। बिल्कुल, आप उस वक्त तक अलर्ट है। वो शॉट ओके हुआ, फट से डायरेक्टर ने आपको बोला नेक्स्ट शॉट, आप फिर काम पे लग गए। जब हम काम पे लग गए, बाकी सब लोग आराम कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर काम कर सिर्फ रहा है। कैमरामैन काम कर रहा है। और ये रूटीन सेट पे जब काम शुरू होता है और एंड तक उसी के तक चलता है, इतनी कंटिन्यूस, ज्यादा मेहनत, कंटिन्यूस है वो। बाकी लोगों को फिर भी आराम मिल जाएगा, लेकिन कैमरामैन को नहीं मिलता। जब कई बार बाहर आउटडोर में काम करते हैं, हार्ड लाइट, सन हमारे सर पे पड़ रहा होता है, लाइटें हम यूज करते हैं, उसकी हीट होती जी। है, उसके अंडर हम काम कर रहे होते हैं, हमारे सर के पीछे लाइट लगी होती है। जी जी जी, तो ये सब झेलना पड़ता है अपने को, ये सारा फिजिकली झेलना पड़ता है। बिल्कुल झेलना पड़ता है। तो जो श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और सिनेमेटोग्राफी के बारे में उन्हें इतनी सारी नई और दिलचस्प बातें पता चल रही हैं, बतौर सिनेमेटोग्राफर उनको किस तरह से एक अप्रिसिएशन सिनेमा का आप देना चाहेंगे? एटलीस्ट नाम याद कर लें, यही बहुत है। कि हमेशा फिल्म के क्रेडिट में ये जरूर देखें कि सिनेमेटोग्राफर का। हाँ, और जब आप देखेंगे क्रेडिट में, तो उसकी अगली फिल्म भी उसके नाम से देख लीजिएगा जी ताकि एक मेहनत का एक सही नाम भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरीबडी लव्स क्रेडिट्स एक्चुअली, कि आपने जो मेहनत की। अब अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ आपको, जैसे एड फिल्म है जी, चलो फिल्मों में तो फिर भी आपको क्रेडिट मिलता है, एड फिल्म में तो पता ही नहीं होता है हाँ, कि किसने शूट किया। अब हमने कितनी एड फिल्म शूट की है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है, और चल रही होती हैं। हाँ, वो सडनली मेरे को एक दिन किसी एक डायरेक्टर ने, मैंने ऐसे बात चल रही थी, तो मैंने उसको बुलाया, एड शूट किया था मैंने, वो बिल्कुल ब्लैक के अगेंस्ट। अरे बोले वो तुमने किया था? तो मैंने कहा हाँ। कहता यार वो तो मेरा फेवरेट था यार। तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम, कहीं भी पता नहीं अब किसी को पता नहीं किसने शूट किया वो। जी जी जी, तो बिल्कुल। ये फर्क हो। तो ये जिम्मेदारी बनती है देखने वालों की कि वो पता करें कि सिनेमेटोग्राफर कौन है। अगर आपको किसी का काम अच्छा लगता है तो बताना एटलीस्ट आप इतना तो सोच लीजिए कि यार पता कर लो क्रेडिट में। अब लोग तो जब एंड क्रेडिट शुरू होते हैं, लोग तो फिल्म छोड़ के चल देते हैं। जी, ये गलत बात है। गलत बात। मैं तो पूरे फिल्म में एंड तक के क्रेडिट देखता हूँ। जी, जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन से टैलेंट्स जुड़े थे इस फिल्म से। बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
नजर हजीला चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। धर्म गुलाटी जी, इतनी सारी बातें हुई और बहुत सारी दिलचस्प कहानियां पर्दे के पीछे की आपने सुनाई। कहीं कोई नौजवान या लड़का या लड़की जिसकी आंखों में इस इंडस्ट्री में आने का सपना पल रहा होगा, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस लाइन में आना है आपको तो सबसे पहले ग्लैमर देख के मत आइएगा, आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपके पास पैशन है तभी इस लाइन में आइएगा। क्या बात। ग्लैमर देख के आएंगे तो बहुत झटका लगेगा, दैट्स अ रॉन्ग नोशन। पैशन है, जरूर आइए, बहुत सेटिस्फाइंग है, आप अच्छा काम करते हैं, आप अपना अच्छा काम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये जरूर समझ के आएगा कि ये स्ट्रगल है जी, ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है और आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत है जी, हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है जी, तभी एक फिल्म अच्छी बनती है। आप कोई भी डिपार्टमेंट चूज कीजिए और दूसरा चूज ये कीजिएगा कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ यही सोच के आ रहे हैं कि यार इसमें तो पैसे अच्छे मिलते हैं, ये कर लेता हूँ, वो नहीं चलेगा। आप उस काम में टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन, थोड़े दिन तक कर लेंगे आप शायद, फिर जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। जी जी, लेकिन जो भी करना है आपको दिल से कीजिए, पैशन के साथ कीजिए। लाइन बहुत अच्छी है, बहुत सेटिस्फाइंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की ये फिल्मी गपशप। आज आपने सुना इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का था, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉक